सोहेल आफरीदी सियासत कर रहा है वो वफाक को समझ नहीं आ रही। वो रीजन जो नवाज शरीफ साहब की ताकत यानी सियासी ताकत का गढ़ समझा जाता था, वहां पे जैसे अवाम निकली है उससे बहुत ज्यादा घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। तो ये एक बड़ी जो है ना कॉन्सेंट्रेटेड किस्म की एफर्ट है कि सारी पार्टियों को बता एक तरह साबित कर दिया जाए कि ये सारी नाकारा पार्टियां। ईरान ने ये कहा है कि अगर आयतुल्ला खामनाई साहब को टारगेट किया गया उसका मतलब होगा कि ओपन जंग। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, सोहेल आफरीदी के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। हालिया दिनों में आपने देखा कि सोहेल आफरीदी साहब ने लाहौर का दौरा किया, उन्होंने कराची का दौरा किया और फिर इसी हफ्ते उन्होंने हजारा रीजन यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो एबटाबाद में गए, मानसेरा गए, हरीपुर गए, उन इलाकों का उन्होंने विजिट किया और वहां पे कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले वो आपके सामने है। अब सोहेल आफरीदी के खिलाफ साजिश क्या शुरू हुई है उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूं और उसकी वजह क्या है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि वो जिधर भी जा रहे हैं वो क्राउड को पुल कर रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं और अब तक इमरान खान साहब ने जो उनको कहा है वो उसी के मुताबिक चल रहे हैं। ना वो किसी से राब्ता कर रहे हैं, ना वो किसी से मुलाकात कर रहे हैं, ना वो किसी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ना वो किसी एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। और ये वो सारी चीजें हैं जो हुकूमत को कतन कबूल नहीं, यानी वफाकी हुकूमत के लिए ये सारी चीजें मसला खड़ा कर रही हैं। उनको ये मसला नहीं है कि सोहेल आफरीदी की वहां पे हुकूमत है, लेकिन जिस तरीके की सियासत सोहेल आफरीदी कर रहा है उससे वफाकी हुकूमत के लिए मसाइल खड़े हो रहे हैं। पहले आपने देखा कि सोहेल आफरीदी का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। जब वो आने वाले थे यानी जब उनकी नामजदगी हुई तो बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा, उनका नाम तब्दील कर दिया जाएगा, वो काबिल कबूल नहीं है। जिस किस्म के बयानात वफाकी हुकूमत की जानिब से आए वो हमारे सामने है, लेकिन उसके बावजूद वो वजीर आला बन गए। अब आपने देखा कि जब वो वजीर आला बने, ख्याल ये था कि उनको इश्तियाल दिलाया जाएगा तो वो सीधा आएंगे और आके डी चौक में टक्कर मारेंगे। वो आके इस किस्म की सियासत करेंगे या इस तरह के बयानात देंगे कि जिससे वाज़ेह तौर पे नजर आएगा कि ये बड़ा इमेच्योर आदमी है, इसको सियासत का पता नहीं है, ये सूबा नहीं चला सकता। लेकिन सोहेल आफरीदी ने वैसा कुछ नहीं किया। कुछ मौकों के ऊपर उनको बहुत ज्यादा इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद आपको उनकी तरफ से इश्तियाल नजर नहीं आया और अब तक जो उनकी सियासत है वो बड़ी नपी तुली है और यही वजह है कि वफाक को ये काबिल कबूल नहीं है। अब साजिश किस किस्म की है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखेंगे कि सोहेल आफरीदी के ऊपर तनकीद शुरू हो जाएगी। ऐसे अकाउंट्स से जो बज़ाहिर लगेगा कि वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे कि जी सोहेल आफरीदी क्या कर रहा है, सोहेल आफरीदी किससे मुलाकात कर रहा है, सोहेल आफरीदी की ये जो चीज़ है उसमें ऐसी चीज़ है, सोहेल आफरीदी से इमरान खान साहब की बहनें खुश नहीं है, सोहेल आफरीदी को बहुत जल्द तब्दील कर दिया जाएगा। यानी एक तरह से शक क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कि सोहेल आफरीदी जो कर रहा है वो इमरान खान साहब की मंशा के मुताबिक नहीं है, वो इमरान खान साहब की विल के मुताबिक नहीं है। तो यानी एक फुल आप अटैक देखेंगे आने वाले दिनों में सोहेल आफरीदी के ऊपर। हो सकता है कि ये आज से शुरू हो जाए, हो सकता है कि ये कल से शुरू हो जाए, हो सकता है कि 2 दिन के बाद शुरू हो जाए। इसमें सियासी लोग, इनकी अपनी जमात के लोग हो सकता है कि कुछ इस तरह की बातें करें। अब ये जो साजिश हो रही है इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया ये है कि जो सोहेल आफरीदी सियासत कर रहा है वो वफाक को समझ नहीं आ रही। वफाक समझता था कि ये किसी और तरीके से चीजों को लेके चलेंगे, लेकिन वो वैसे चीजों को नहीं लेके चल रहे। और जब आपने देखा कि वो हजारा रीजन में गए, वो रीजन जो नवाज शरीफ साहब की ताकत यानी सियासी ताकत का गढ़ समझा जाता था, वहां पे जैसे अवाम निकली है उससे बहुत ज्यादा घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। और अब आप देखेंगे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक्टिवेट किया जाएगा और वो बताएंगे कि जी हम ऐसी खुफिया खबर आपको सोहेल आफरीदी के हवाले से दे रहे हैं, उसकी ये मुलाकात हो गई, सोहेल आफरीदी जो है वो बुनियादी तौर पे इमरान खान का पता काटने की कोशिश कर रहा है, सोहेल आफरीदी ये साजिश कर रहा है। इस किस्म की खबरें, इस किस्म के बयानात, इस किस्म की तनकीद सोहेल आफरीदी के खिलाफ आने वाले दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा सुनाई देगी, ज्यादा से ज्यादा होती भी नजर आएगी। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यही है कि अब तक सोहेल आफरीदी ने जो स्टेप्स उठाए हैं वो बिल्कुल वो स्टेप्स हैं जो खान साहब की ख्वाहिश थी कि आपने चीजों को ऐसे लेके चलना है और हुकूमत से किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट नहीं करनी। तो खबर मैंने आपको दे दी है। जब भी आप कोई ऐसी चीज देखेंगे कि सोहेल आफरीदी ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि जनाब जो हमारी खबर थी वो किस हद तक दुरुस्त है या किस हद तक दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, सोहेल खान आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि वफाक और पंजाब में हुकूमती शख्सियात इस किस्म के बयानात दे रही होती हैं
कि खैबर पख्तूनख्वा से आके लोग इस्लामाबाद में इलाज करवाते हैं, लाहौर में इलाज करवाते हैं, उस जगह पे इलाज करवाते हैं। तासुर ये दिया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलाज मुआलजे की मुनासिब सहूलियात मौजूद नहीं है। लेकिन ये खबर है सामने, आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज़ की खबर है। डॉन न्यूज़ की खबर के मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, उसने तकरीबन 2500 ऐसे लोगों का इलाज किया जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है। जी हाँ जी, 2500 ऐसे लोगों का। अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो इस खबर के मुताबिक इसमें तकरीबन 1500 ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, यानी वो अफगानिस्तान से आए और पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, यानी जो दिल का वहां पे इंस्टीट्यूट है, दिल की बीमारियों का जहां पे इलाज होता है, उधर तकरीबन 1500 से ज्यादा अफगान शहरियों ने इलाज करवाया। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अगर किसी ने वहां पे किसी और सूबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इलाज करवाया तो उनका ताल्लुक था पंजाब से। जी हाँ जी, 628 पंजाब के जो सिटीजन हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इलाज करवाया, पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। इसी तरह 104 लोगों का ताल्लुक सिंध से है जिन्होंने वहां पे इलाज करवाया। 96 का ताल्लुक इस्लामाबाद से है जिन्होंने पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इलाज करवाया। 73 का ताल्लुक आजाद कश्मीर से है, 48 का ताल्लुक बलोचिस्तान से है और 25 का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। तो भाई जिधर जो होता है वो वहीं पे अपना इलाज करवाता है। अब हो सकता है कोई पंजाब का शहरी वहां पे गया हो तो उसने वहां पे अपना इलाज करवा लिया हो, और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का जो शहरी है उसको ये सहूलत मौजूद है कि जो भी अस्पताल पैनल पे है उसके पास एक कार्ड है, सेहत कार्ड है, चाहे वो अस्पताल लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो या किसी और जगह पे हो, वो वहां पे जाके अपना इलाज करवा सकता है। अगली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सामने आप देख सकते हैं, खुशखबरी है, बल्कि पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी ये है कि पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं अय्याज सादिक साहब, उनकी सरबराही में एक पार्लिमानी वफ्द जो है वो चाइना का दौरा करेगा 19 से लेके 21 तारीख तक इस महीने। यकीनन इस दौरे का पाकिस्तान की कौम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरीके से आप देखते हैं कि हुक्मरान गैर मुल्की दौरे करते हैं उससे हमें फ़ायदा होता है। ये इसी तरह ये जो पार्लियामान में बैठे हुए मोजिज़ अरकान पार्लियामेंट हैं, जब ये गैर ममालिक में जाते हैं तो ये वहाँ से चीज़ें सीख के आते हैं और उससे मुझे, आपको, पूरी कौम को फ़ायदा होता है। तो इस तरह की जो भी खबर होती है वो हमारे लिए खुशखबरी होती है। वैसे मैं आपको एक खबर दूं, बल्कि एक वाकया सुनाता हूं। आज से तकरीबन अराउंड 10 साल पहले मैं किसी जगह पे बैठा हुआ था और वहां पे एक और शख्सियत भी बैठी हुई थी और उनको मिलने कुछ और लोग भी आए जिनका ताल्लुक पार्लियामेंट से था और वो अरकान पार्लियामेंट भी थे। और एक उसमें से पार्लिमानी जो शख्सियत थी वो ये कह रही थी, ए वफ्द जा रहा है, मैं सुनिया है कोई वफ्द जा रहा है, किथे किथे जा रहा है, अच्छा मेरा नाम जड़ा ना श्रीलंका च पवा दियो। वो किसी को, वो खातून थी, वो किसी को कह रही थी कि कोई श्रीलंका वफ्द जा रहा है। वो मखसूस सीटों के ऊपर MNA थी, किस जमात से थी, ये मैं प्री 2018 की बात कर रहा हूँ, ये 2018 से मैं पहले की बात कर रहा हूँ। तो उन खातून ने किसी को कहा कि जो वफ्द जा रहा है श्रीलंका में उसमें मेरा भी नाम डलवा दें। तो वो जो साथ बंदा बैठा हुआ था उसने पूछा कि ये उधर क्या करने जा रहे हैं। उनका जी मैंने नहीं पता क्या करने जा रहे हैं, मैंने सिर्फ उनको ये कहा है कि मेरा नाम भी डलवा दें। तो ऐसे MNA हजरात अपने नाम डलवाते हैं वफ्द में, वफ्द इधर जा रहा है उधर जा रहा है। हो सकता है कुछ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट वर्क हो, पार्लिमानी वर्क हो, जो मेरी और आपकी समझ से बालातर हो और हम सिर्फ इसके ऊपर तनकीद कर सकते हो। तो अगर ऐसी कोई बात है तो उसके लिए मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ। लेकिन इस तरह गैर मुल्की दौरे, वफ्द का जाना और अरकान पार्लियामेंट को घुमा फिरा के लाना, उससे क्या होता है। बल्कि यहां तक मैं आपको बताऊं कि एक दफा मैंने देखा, आज से तकरीबन अगेन ये 10 साल पुरानी बात है, उस वक्त मैं फेसबुक के ऊपर काफी एक्टिव था, मैं फेसबुक पे चीजें देखता रहता था। वैसे भी हमारा एक फेसबुक पेज भी है, वहां पे भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। एनीवे वो मैंने देखा तो एक वफ्द गया हुआ था, PC बुरबन, अरकान पार्लियामेंट उठ के PC बुरबन गए हुए थे और वहां पे कोई उनकी वर्कशॉप हो रही थी और साथ वो जो ब्यूरोक्रेसी है पार्लियामेंट की वो भी साथ गई हुई थी। तो वो मैंने कोई उसके ऊपर कमेंट किया तो वो जो साहब थे उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया और अनफ्रेंड कर दिया। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा, अरकान पार्लियामेंट का अगर कोई मीटिंग होनी है, कोई उनकी ऐसी चीज है तो वो PC बुरबन जाने की क्या जरूरत है, आप इधर ही कर लें। पार्लियामेंट के अंदर इतने इतने बड़े जो हैं वो हैं, हॉल्स हैं, किसी और जगह पे कर लें। पर एनीवे पाकिस्तानियों का पैसा ऐसे ही खर्च होता है। पर जी रिगार्डलेस 8-10 साल पहले जो भी हो रहा था उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन अभी मुझे पूरा यकीन है कि ये जो वफ्द जा रहा है स्पीकर साहब की सरबराही में, यकीनन इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा।
अच्छा जी, कराची में आपको पता है गुल प्लाजा को आग लगी और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ है। सिंध की हुकूमत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हो रही है, बल्कि बहुत सारे लोग उस हवाले से ट्वीट्स वगैरह भी कर रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, इकरारुल हसन साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट की हुई है। गुल प्लाजा कराची से कई यादें वाबस्ता हैं। कराची में पहले घर की आराइश से लेकर रेस्टोरेंट बनाने तक हर चीज़ की खरीदारी के लिए गुल प्लाजा पहली तरजीह होती थी। ये इकरारुल हसन साहब अपनी ट्वीट में लिख रहे हैं, ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं। कई जिंदगियां चली गईं, उनसे जुड़ी कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, पीटीआई, कराची ने हर एक को मैंडेट दिया, लेकिन किसी ने बदले में कराची को कुछ नहीं दिया सिवाय लाशों के। अब बात तो ठीक है कि कराची को कुछ नहीं दिया गया, कराची की आवाम के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती होती है, लेकिन ये पीटीआई यहां पे कैसे बीच में आ गई, ये मेरी समझ से बालातर है। वहां पे तो या एमक्यूएम की हुकूमत रही है या वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, और एमक्यूएम इत्तेहादी है नून लीग की, पीपल्स पार्टी है इत्तेहादी नून लीग की। तो ये पीटीआई का तड़का यहां पे लगाना क्यों जरूरी समझा गया, मेरी समझ से बालातर है। पिछले जो मेयर के इलेक्शन हुए उसमें जमात इस्लामी और पीटीआई का इकट्ठा मेयर आ सकता था, लेकिन जैसे पीपल्स पार्टी वालों ने अपना मेयर बनवाया वो भी सबके सामने है, उस पर बहुत ज्यादा बहस भी हुई, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। लेकिन कराची के अगर मसाइल का कोई जिम्मेदार है तो वो लोग जिम्मेदार हैं जो वहां पे हुकूमत करते रहे। 17 साल से वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, एमक्यूएम वहां पे इक्तदार में रही, एमक्यूएम का वहां पे मेयर रहा। क्या सिंध में कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है? तो ये एक बड़ी जो है ना कॉन्सेंट्रेटेड किस्म की एफर्ट है कि सारी पार्टियों को एक तरह साबित कर दिया जाए कि ये सारी नाकारा पार्टियां हैं, यानी पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, एमक्यूएम भी और पीटीआई भी। पीटीआई को भी बीच में जोड़ना है, तो नई पार्टी की जरूरत है, नई ताकत की जरूरत है। कराची के बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारे मसाइल हल नहीं किए गए, लेकिन जो इकरार भाई ने ये तज्जिया किया और इसके अंदर जो पीटीआई का तड़का उन्होंने लगाया है, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा हकायक के मुनाफी है। अगर पीटीआई की भी 5-6 साल वहां पे हुकूमत रहती, अगर पीटीआई का मेयर होता कराची के अंदर, तो फिर तो आप पीटीआई वालों को पकड़ सकते थे। लेकिन पीटीआई की हुकूमत तो वफाक में थी और इस वक्त वफाक में हुकूमत है नून लीग की, तो फिर नून लीग का जो है वो क्यों नहीं, उनके ऊपर क्यों तनकीद नहीं हो रही? कराची के शहर ने अगर उनको मैंडेट दिया था तो वो इतना मैंडेट नहीं था कि वो पूरे कराची का चला सकते निज़ाम या पूरे सिंध का निज़ाम चला सकते। तो उतना मैंडेट तो दो ही जमातों के पास वहां पे रहा, या एमक्यूएम के पास या पीपल्स पार्टी के पास। लेकिन आपको पता है कि पीटीआई को बीच में हर जगह पे डालना, चाहे वो कोई भी मसला हो, वो बड़ा जरूरी है आजकल। अमेरिका अभी भी चाहता है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज हो, और अमेरिका उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहा है कि किस ऑप्शन के जरिए वहां पे हुकूमत की तब्दीली हो सकती है। माजी में इन्होंने वहां पे उनकी सीनियर क्यादत को निशाना बनाया, इवन के उनके आर्मी चीफ को निशाना बनाया, दीगर जो साइंसदान वगैरह हैं उनको निशाना बनाया। लेकिन अब लगता यह है कि अगर आप मगरबी मीडिया पढ़ें और उनके जो तज्जियाकार हैं उनकी गुफ्तगू सुने, उनके सियासतदानों के इंटरव्यू सुने, मुख्तलिफ जो पॉडकास्ट वगैरह होती हैं अमेरिका में उनको सुने, जो बड़ी जिसे कहते हैं सियासी नोयत की होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से होती हैं, उन सारी चीज़ों को आप पढ़ें तो लगता यह है कि मगरब इस कंक्लूजन पे पहुंचा और खुसूसन अमेरिका इस कंक्लूजन पे पहुंचा है कि अगर आपने ईरान के अंदर रजीम चेंज करनी है तो वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनाई साहब, उनको टारगेट करना पड़ेगा। अगर आप उनके सदर को भी मार दें, उनके काबीना को भी उड़ा दें, उनकी पार्लियामेंट को भी उड़ा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ताकत का वहां पे महवर है या ताकत का जो मंबा है वो जात है सुप्रीम लीडर की, यानी आयतुल्ला खामनाई साहब की। तो उनको टारगेट करें तो शायद रजीम चेंज हो जाए। तो अब ये बाकायदा एक थिंकिंग चल रही है अमेरिका के अंदर के जो आयतुल्ला खामनाई साहब हैं उनको टारगेट किया जाए। माजी के अंदर भी ये कोशिश की गई लेकिन उनको टारगेट नहीं किया जा सका और वो कहीं महफूज मुकाम पे थे। आपको याद है कि जब इसराइल के साथ जंग हो रही थी, अमेरिका ने काफी ज्यादा ईरानियन लीडरशिप को टारगेट किया था, इसराइल ने टारगेट किया था, लेकिन आयतुल्ला खामनाई साहब के ऊपर उस तरह कोई शायद डायरेक्ट हिट नहीं हुई थी। लेकिन अब ये सोच पाई जाती है अमेरिका के अंदर और इसी चीज का इदराक अब ईरान को भी हो गया और ईरान ने यह कहा है कि अगर आयतुल्ला खामनाई साहब को टारगेट किया गया उसका मतलब होगा कि ओपन जंग, सुप्रीम लीडर पर किसी किस्म का हमला ऐलान जंग तस्वर होगा। ईरानी सदर ने यह कहा है और अगर खुदा न खास्ता उनके ऊपर हमला होता भी है और जंग चलती भी है और उनको नुकसान पहुंचता है तो फिर भी रजीम चेंज इतना आसान नहीं होगा। उनका जो सक्सेसर है वो भी आ जाएगा
और इस चीज का शायद अमेरिका को भी पता है कि ये चीज इतनी आसान नहीं होगी, लेकिन वो ये समझते हैं कि इस वक्त हमारी जो बेस्ट बेट है वो ये है कि हम सुप्रीम लीडर के ऊपर हमला कर दें, उनका खात्मा कर दिया जाए, तो ईरान का ये जो पूरा सिस्टम है ये क्रम्बल कर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो क्रम्बल करेगा, उनका भी सक्सेसर आ जाएगा, जिस तरह दीगर लोगों के सक्सेसर हमने देखे कि वो सामने आ गए। लेकिन ये एक थिंकिंग इस वक्त है अमेरिका के अंदर और ईरान को भी इस चीज का अंदाजा है, और इसी वजह से ईरानी हुकूमत ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि अगर ऐसा किया गया तो हमारी नज़र में ये ऐलान जंग होगा। और बाकायदा तौर पे ये चीज़ कन्वे भी की गई है। जो लोग ईरान के अंदर रह रहे हैं, ईरान से रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जो सहाफ़ी हैं, अगर आप उनसे बात करें तो वाज़े तौर पे वहाँ पे ये चीज़ कन्वे की जा रही है मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ पैगामात के ज़रिए, कि जो मशरिक़ वुस्ता में अमरीका के अड्डे हैं फिर ईरान उनको निशाना बनाएगा, और फिर वो जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है जहाँ से वो गुजरता है सारा ऑयल वगैरह, उसको भी ब्लॉक किया जाएगा और वहाँ पे भी फौजी कार्रवाई की जाएगी, जो काफ़ी बड़ा मसला खड़ा कर देगा अमेरिका के लिए और दीगर जो खित्ते के ताकतें हैं या दीगर ममालिक हैं उनके लिए। तो ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनको टारगेट करने के हवाले से बाकायदा तौर पर अमरीका ने कोई प्लान्स वगैरह बनाए हैं। अच्छा जी, अगली और आखिरी जो खबर है वो मोदी जी के देश से है। कल मैं बीबीसी की वेबसाइट पे खबरें पढ़ रहा था तो मेरे सामने खबर आई, खबर मैं भी आपको दिखाता हूँ, जरा आप थोड़ी देर सब्र करें। खबर ये है कि बंदे ने ये कहा है कि 8 साल से बॉलीवुड में काम नहीं मिला, यानी ये बंदा बॉलीवुड में काम करता है लेकिन 8 साल से इसको बॉलीवुड में यानी भारत की फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिला। अब आप समझ रहे होंगे कोई मेरे जैसा नाकाम हीरो होगा या किसी कोई नाकाम एक्टर होगा जिसको शौक होगा कि मैं जाके काम करूं बॉलीवुड में, और उसको 8 साल से काम नहीं मिल रहा होगा, या कोई चाहत फतेह अली खान टाइप का सिंगर होगा, उसकी कोशिश होगी कि जाके वो कोई काम ले ले वहां पे सिंगिंग का और उसको काम नहीं मिल रहा होगा। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। ये बात कौन कर रहा है? ये बात कर रहा है, ये सामने आप खबर देखें, AR रहमान। जी हाँ जी, वो AR रहमान जिसको पूरी दुनिया रिकग्नाइज करती है, जिसको गोरे भी सुनते हैं, जिसको दुनिया भर में अवार्ड्स मिल चुके हैं, उसने ये कहा है कि 8 साल से बॉलीवुड में काम नहीं मिला। AR रहमान के शिकवे ने फिल्म इंडस्ट्री में फिरका वारियत पर बहस छेड़ दी। जी हाँ जी, अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उनका नाम है AR रहमान, अल्लाह देता रहमान, इस वजह से उनको काम नहीं मिल रहा। वो कितने बड़े आपको पता है म्यूजिशियन हैं, कैसे वो गाने कंपोज करते हैं, कैसे उनके जो गाने हैं वो कितने ज्यादा हिट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त हालत ये है कि 8 साल से मोदी के भारत में AR रहमान को काम नहीं मिल रहा फिल्म इंडस्ट्री में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप इसको फिरका वारियत से नहीं जोड़ सकते, आप ये नहीं कह सकते क्योंकि वो मुसलमान है इस वजह से उसको काम नहीं मिल रहा। इसके खिलाफ भी बहुत सारे दलाइल दिए गए हैं, इस खबर के अंदर बहुत सारे लोगों के बयानात वगैरह हैं। लेकिन ये यकीनन एक सोचने का मुकाम है कि आज मोदी के भारत में ये सूरत हाल है कि AR रहमान भी ये कहने पे मजबूर हो गया है कि क्योंकि मेरा नाम AR रहमान है, मुझे 8 साल से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिला। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।